हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र। एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम दुनिया के विशालकाय श्रेणी के एक बड़े पेड़ के बारे में, जो आध्यात्मिकता और हमारे लिविंग लाइफ से हज़ारों सालों से जुड़ा है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पर जिसे अफ्रीकन बाओबाब ट्री कहते हैं, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने से पहले हम इस पेड़ की थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम एडानसोनिया डिजिटाटा है और मालवेसी परिवार, जो लगभग 4225 प्रजातियों का बड़ा परिवार है, उसमें इन एडानसोनिया की दुनिया भर में लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 6 प्रजातियां मैदागास्कर में पाई जाती है, 2 प्रजातियां अफ्रीका से आती है जिसमें यह एडानसोनिया डिजिटाटा प्रजाति शामिल है, और एक प्रजाति ऑस्ट्रेलिया से आती है। इनके जीन्स का एडानसोनिया यह नाम एक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्री मिशेल एडनसन के सम्मान में रखा गया है, और डिजिटाटा यह शब्द इस पेड़ के 5 पत्तियों के समूह को संबोधित करता है, जो हमारे हाथों की 5 उंगलियों को भी निर्देशित करता है। मिशेल एडनसन, जिन्होंने 1749 में सेनेगल के सौर द्वीप पर पहली बार यह विशालकाय पेड़ देखा और उसके बारे में आकृति सहित या फिर चित्र रूप में उसका वर्णन भी किया, लेकिन उससे भी पहले इस अफ्रीकी बाओबाब की सबसे पहली टिप्पणी या फिर उसका वर्णन एक अरब प्रवासी इब्रू बबूता के 14वीं सदी के यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पेड़ को गोरख चिंच या फिर गोरख इमली, संस्कृत में सर्पदंडी, अफ्रीकी बाओबाब, मंकी ब्रेड, बोतल का पेड़ या फिर उल्टा पेड़, मरे हुए चूहे का पेड़, खट्टी लौकी, क्रीम ऑफ टार्टर ट्री, ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। मूल रूप से या फिर नेटिवली इन पेड़ों को उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के सवाना के खुले घास के मैदानों का मूल निवासी माना जाता है, और यह सवाना ग्रासलैंड ज़्यादातर शुष्क वातावरण का प्रदेश होता है। दोस्तों, यह अफ्रीकी बाओबाब का पेड़ दुनिया भर के सबसे विशालकाय पेड़ों की श्रेणी में आता है, और यह पेड़ राजसी स्वरूप का या फिर प्रिंसली कैटेगरी का होने के साथ आम बड़े पेड़ों की तुलना में रंग रूप में भी काफ़ी अजीब दिखाई देता है, जैसे कि इस पेड़ को ज़मीन पर उल्टा ही लगा दिया गया हो। क्योंकि यह अफ्रीकी बाओबाब का पेड़ पर्णपाती प्रकार का पेड़ होने के कारण शुष्क मौसम के दौरान यह पेड़ लगभग अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है, और उस वक्त हवा में फैली हुई इसकी शाखाएं एक बड़े मोटे ट्रंक या फिर तने पर आकाश में जड़ों की तरह फैली हुई दिखाई देती है। और इस पेड़ की इस भौतिक बनावट को देखकर ही इस पेड़ को उल्टा पेड़ यह नाम मिला है। साथ में एक मिथक या फिर एक अफ्रीकी लोगों की मान्यता अनुसार सृष्टि निर्माण के समय देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी पर यह बाओबाब का पेड़ लगाया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन यह बाओबाब का पेड़ इसके शानदार सौंदर्य के कारण बहुत ही अहंकारी हो गया था, और उस अहंकार में जिन देवताओं ने इसे लगाया था उन्हें भी यह भूल चुका था। लेकिन जब यह बात देवताओं को पता चली, तब क्रोध में आकर देवताओं ने इस पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया और फिर इसे उल्टा लगा दिया, और ठीक उसी तरह पत्तियां गिरने के बाद इस अफ्रीकी बाओबाब के पेड़ का फिजिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, या फिर उस तरह की आभासी प्रतिमा का निर्माण करता है मानो इसे उल्टा लगा दिया गया हो, और इसीलिए उस मान्यता से यह बात जुड़ी है। दोस्तों, एक परिपक्व विशाल बाओबाब के पेड़ पर इस तरह के सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। गर्मियों के शुरुआत में यह पेड़ खिलने लगता है। हमारे भारत समेत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मार्च महीने से गर्मियां शुरू होती हैं, और इस अफ्रीकी बाओबाब के नेटिव लैंड में, मतलब पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में, अफ्रीका में सितंबर से नवंबर तक गर्मियां होती है। उस समय इस पेड़ पर भारी तादाद में यह सफ़ेद फूल खिलते हैं, और पेड़ के लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे डंठलों पर लटकते रहते हैं। लगभग 3 से 4 इंच डायमीटर वाले इन बड़े फूलों में झालरदार किनारे होते हैं। दोपहर के बाद शाम के समय यह फूल खिलने लगते हैं और सिर्फ एक ही रात खिले रहते हैं, और भोर होने पर यह फूल मुरझा जाते हैं। यह फूल उभयलिंगी प्रकार के होने के कारण इन फूलों में नर और मादा यह दोनों अंग होते हैं, जो स्वपरागन प्रक्रिया में खुद ही भाग लेते हैं। लेकिन इन फूलों में हल्की गंधक जैसी खुशबू होने के कारण ज़्यादातर पॉलिनेटर्स के तौर पर इन फूलों की तरफ चमगादड़ आकर्षित होते हैं, जिनके द्वारा भी इनका परागीकरण हो जाता है। क्योंकि यह फूल पूरी तरह से रात में ही खिल जाते हैं, और चमगादड़ भी रात के समय ही अपना भक्ष्य तलाशने के लिए निकलते हैं। शुरुआत में फूल खिलने के बाद उनमें से मीठी खुशबू आती है, लेकिन रात के बाद जब यह फूल मुरझाकर गिरने लगते हैं तो इन फूलों में थोड़ी सी सड़न जैसी बदबू आती है।
फूलों के बाद इस अफ्रीकी बाओबाब के पेड़ पर इस तरह थोड़े से बड़े अमरूद जैसे या फिर आम के आकार के फल लगते हैं, जिसे सामान्य तौर पर गोरख चिंच या फिर गोरख इमली कहा जाता है। क्योंकि एक मान्यता अनुसार गोरक्षनाथ जी ने इस पेड़ के नीचे अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, ऐसा माना जाता है, और इसलिए उनके नाम से इस पेड़ को गोरख चिंच यह नाम मिला है। यह फल इमली की तरह स्वाद में थोड़े खट्टे होते हैं। एवरेजली अक्टूबर मंथ के दौरान इस पेड़ पर यह फल आने लगते हैं और दिसंबर से मार्च मंथ तक यह पक जाते हैं। इन खट्टे फलों का गूदा बंदरों को काफ़ी पसंद होता है, इसलिए बंदर इस फलों को बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं और इसीलिए इसे कॉमनली मंकी ब्रेड ट्री कहा जाता है। यह बाओबाब के फल कैल्शियम का उच्च स्रोत माने जाते हैं। साथ में इन फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो संतरे के फलों की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए यह फल या फिर इस फल का गूदा काफ़ी लाभदायक होता है और इसीलिए इस बाओबाब के फल को एक उत्कृष्ट फल या फिर सुपर फ्रूट माना जाता है। इन फलों में कैल्शियम और विटामिन सी की मात्रा उच्चतम होने के साथ साथ इन फलों में फास्फोरस, प्रोटीन, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर भी पाया जाता है। साथ में हमारे शरीर में खून की कमी होना या फिर एनीमिया जैसे रोगों में इस अफ्रीकी बाओबाब्स के फल काफ़ी लाभदायक साबित हो चुके हैं। अकाल और सूखे जैसे भयंकर प्राकृतिक आपदा के दौरान इन बाओबाब्स के फलों ने आज तक दुनिया भर में न जाने कितने भूखे जीवों की भूख मिटाई है। दोस्तों, इस अफ्रीकी बाओबाब की टहनियों में इस तरह लगभग 5 पत्तियों का समूह होता है। शुरुआत में इनकी छोटी छोटी टहनियों पर 3 पत्तियां निकलती है और विकसित होने के बाद लगभग 8 से 9 पत्तियों का समूह भी बन जाता है, लेकिन एवरेज 5 पत्तियों का समूह ही माना जाता है। भोजन के रूप में यह पत्तियां उबालकर सब्जी के रूप में खाई जाती है। साथ में इन ताज़ी पत्तियों को श्वास में पकाया भी जाता है। नाइजीरिया जैसे देशों में इन पत्तियों का सूप भी बनाया जाता है। साथ में चारे के रूप में भी जानवरों के लिए यह पत्तियां काफ़ी पौष्टिकता प्रदान करती है। इन हरी पत्तियों में कैल्शियम और लोह का स्तर भी उच्चतम होता है, ऐसा देखा गया है। साथ में दस्त, बुखार, मूत्राशय के रोग, अस्थमा, दूषित रक्त को शुद्ध करने में, दांत और मसूड़ों की सूजन में और मलेरिया जैसे रोगों में भी इन बाओबाब्स की पत्तियों को उबालकर किया हुआ काढ़ा औषधीय रूप में काफ़ी लाभदायक साबित हो चुका है। साथ में कुदरत के साइकिल अनुसार जब शुष्क मौसम में इस पेड़ की पत्तियां ज़मीन पर गिरती हैं, तब वह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा या फिर कार्बनिक पदार्थों का स्तर बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। दोस्तों, मूल रूप से यह पेड़ उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के सवाना का मूल निवासी है और सवाना का शुष्क प्रदेश सूखा प्रवण क्षेत्र होता है और इसलिए लंबे समय तक सूखे का सामना करने के लिए इस पेड़ का तना अपने इस मोटे तने में प्राकृतिक रूप से पानी का भंडारण करता है और इसलिए बहुत लंबे समय तक अकाल की स्थिति में भी यह पेड़ खुद को जीवित रख सकता है। साथ में दुनिया का सबसे मोटा तना वाला पेड़ ऐसा इस बाओबाब को कहा जाता है, क्योंकि एक परिपक्व पेड़ का वातावरण या फिर उसकी आयु अनुसार लगभग 4 से 10 मीटर तक या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा इसके तने का डायमीटर होता है। इस बाओबाब के पेड़ का तना इतना विशाल और मोटा होता है कि इसके अंदर एक डाकघर भी बनाया गया था, जिससे हम इसके तने की मोटाई को इमेजिन कर सकते हैं। साथ में लगभग 1 से 3 हज़ार साल तक भी जीवित रहने की क्षमता इन बाओबाब के पेड़ों में होती है, क्योंकि अध्ययन में कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से इन पुराने बाओबाब्स के पेड़ों के उम्र का पता चल चुका है। इसके खोजकर्ता मिशेल एडमसन ने लगभग 5000 साल पुराने इसके नमूने पेश किए हैं। मैंने शूट किए हुए इस बाओबाब के पेड़ की आयु तकरीबन 30 साल के ऊपर की ही होगी, क्योंकि नया पौधा लगाने के बाद लगभग 10 से 12 सालों में इस पर फल आने लगते हैं और एक निष्कर्ष अनुसार हर साल फल आने के लिए पेड़ की आयु तकरीबन 30 साल तक पहुंचनी चाहिए। और मैंने शूट किए हुए इन बाओबाब्स के पेड़ों पर तकरीबन 4 सालों से हर साल फल आने लगे हैं, जिससे इस पेड़ की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन बाओबाब्स के सूखे फलों में इनके बीज होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं और प्राकृतिक वातावरण में भी इनका प्रोपगेशन इन्हीं बीजों से होता है। लेकिन ज़्यादातर यह बीज किसी प्राणी या जानवर के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद ही, उनके टूल द्वारा फैलने के बाद ही अंकुरित होते हैं।
साथ में इनके बीजों से जो तेल निकाला जाता है वह भोजन में इस्तेमाल करने के साथ साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी उनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस अफ्रीकी बाओबाब का बड़ा तना या फिर ट्रंक होने के साथ साथ इनकी ऊंचाई भी एवरेज 25 मीटर तक होती है। मतलब 70 से 80 फीट की ऊंचाई तक यह पेड़ बढ़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं आयु अनुसार इन बाओबाब की 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई दर्ज की गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह बाओबाब्स के पेड़ इतने बड़े होने के बावजूद भी इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर महज 2 मीटर की गहराई तक ही फैलती हैं। ज़्यादातर ज़मीन की सतह के पास उतले स्वरूप में या फिर फ्लैट पोजीशन में इस तरह इसकी जड़ें फैलती हैं। इसलिए ज़मीन के ऊपर का इनका ट्रंक और ज़मीन के अंदर की जड़ें, इनका रेशो लगभग 100 से 10% होता है। मतलब अगर पेड़ की ऊंचाई 100 फीट है तो ज़मीन के अंदर इनकी जड़ें सिर्फ 8 से 10 फीट की गहराई तक ही होती है। और इसीलिए तेज़ आंधी या फिर बड़े तूफानों के समय इन बाओबाब्स के अकेले पेड़ों को ज़मीन से उखड़ने का खतरा होता है। दोस्तों, इस बाओबाब पेड़ की छाल, सूखे फल और बीजों की राख में भरपूर मात्रा में पोटैश होता है। और यह पोटैश 3 प्रमुख अन्न घटकों में से एक है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। और इस पेड़ की छाल, फल और बीजों की राख ज़मीन को पोटैश से समृद्ध करती है। साथ में इस पेड़ पर कई पक्षी आश्रय के लिए आते हैं। यह पेड़ जंगल की आखिरी परत, जिसे छत्र कहा जाता है, वहां तक ऊंचाई में बढ़ते हैं। इसलिए इन पेड़ों पर गिद्ध, हॉर्नबिल और सारस जैसे कई पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। पुराने काल में अरब कंट्रीज में और दुनिया भर के बहुत से ज़्यादातर गाँवों में बीचों बीच केंद्र स्थान में इस बाओबाब के पेड़ को लगाया जाता था, क्योंकि हमारे निजी जीवन की कई सारी ज़रूरतें यह पेड़ पूरी करता था। शुरुआती चरण में पेड़ के विकास अवस्था के दौरान इस पेड़ की छाल इस तरह मुलायम या फिर चिकनी होती है। लेकिन जैसे जैसे इसका ट्रंक पुराना और सख्त हो जाता है तो इसकी छाल से मजबूत रस्सियाँ भी बनाई जाती है। साथ में इनकी छाल से मछली पकड़ने के जाल और कपड़े बनाने के लिए रेशे प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार या फिर अलग अलग संस्कृति के अनुसार इस बाओबाब के पेड़ को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देवताओं से, हमारे पितरों से, आत्माओं से उनकी अनुभूति के तौर पर जोड़ा जाता है। जैसे अफ्रीकन लोगों की मान्यता अनुसार सृष्टि निर्माण के समय इस पेड़ को देवताओं ने लगाया था, उसी तरह भारतीय लोगों की मान्यता अनुसार समुद्र मंथन के दौरान यह पेड़ समुद्र के गर्भ से निकला था, ऐसा माना जाता है। साथ में हमारे भारत में इस पेड़ को एक कल्पवृक्ष या फिर मनचाही मुराद पूरी करने वाला पेड़ माना जाता है, क्योंकि एक मान्यता अनुसार इस पेड़ के ट्रंक या फिर तने के पास खड़े होने पर हम खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ यह बाओबाब के पेड़ पुराने काल से हम सभी प्राणियों के लिए जीवन का स्रोत रहे हैं, क्योंकि कुपोषण की समस्या एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा मौतें इसी कुपोषण की वजह से होती है। इसका प्रमाण अफ्रीका में ज़्यादा है। लेकिन पुराने काल से दूसरे अन्य पेड़ों के साथ इस बाओबाब के पेड़ों ने इनकी पत्तियाँ, इनके फल और इनके तने में संग्रहित किए हुए पानी से अकाल, सूखे जैसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में न जाने कितने जीवों को आश्रय देने के साथ साथ उनकी भूखमरी मिटाकर उन्हें जिंदा रखा है। शाकाहारी प्राणी समवेत सूखे के दौरान या फिर अकाल के दौरान शिकारी या फिर मांसाहारी जानवर भी इसके टहनियों को चबाकर उनसे निकला हुआ रस पीकर जिंदा रहे हैं। और हम इंसानों ने भी इसके तने में संग्रहित पानी को निकालकर अपनी प्यास बुझाई है। और इसीलिए इस बाओबाब के पेड़ को जीवन वृक्ष दिया हुआ नाम सच में सार्थक लगता है। लेकिन हम इंसानों का भौतिक विकास और बेशुमार जंगल कटाई के कारण अब बाओबाब खतरे में आ चुका है, क्योंकि एक अध्ययन अनुसार हमारे भारत में इस बाओबाब के कुल 1200 के आसपास पेड़ बचे हैं, ऐसा देखा गया है। और पूरी दुनिया भर में भी यह शानदार पेड़ अब खतरे की सूची में जा रहा है। दोस्तों, कुदरत की सोच या फिर उसकी दूरदृष्टि हमारी समझ के बाहर है, क्योंकि कुदरत में निर्माण के समय से ही उसके साइकिल में कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी पहले से ही तय है। जैसे कि कुछ समय तक पृथ्वी पर अकाल, सूखा, ऐसी प्राकृतिक समस्याओं का निर्माण होना। लेकिन ऐसी समस्याओं में भी कुदरत की सोच सबसे आगे की है, जैसे कि इस बाओबाब के जैसे पेड़ों का निर्माण करना, जिन्होंने आज तक की विपरीत परिस्थितियों में भी हम इंसानों के साथ साथ कई प्राणी पक्षियों को भी जिंदा रखा है।
तो हमें अपने आप से एक सवाल अब ज़रूर पूछना चाहिए कि हमारी पिछली पुश्तों को जिंदा रखने वाले इस जीवन वृक्ष को क्या हम पूरी तरह से ख़त्म होने से नहीं बचा सकते। वैसे भी कुदरत ने बनाए हुए ऐसे कई पेड़ पौधों को पूरी तरह से ख़त्म करके आज हम खुद भी विनाश की तरफ ही जा रहे हैं। इसलिए अगर आज भी हम नहीं संभले और हमने कुदरत का सिस्टम बिगाड़ दिया तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।